वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और शो को आगे बढ़ाते हैं और इंटरेस्टिंग थीम जो कि डिफेंस थीम है और लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम देख रहे हैं कि इसने तूल पकड़ा हुआ है और निवेश के विकल्प के लिहाज से निवेशकों का ध्यान भी खासा इसकी ओर बढ़ रहा है। डिफेंस ETFs जो हैं वो बहुत चर्चा में है। पिछले सप्ताह में हमने देखा है कि लगभग 17% तक का यहाँ पर बढ़त और पोर्टफोलियो में मुनाफा देखने को मिला है और इस तेज़ी के पीछे डेफिनेटली हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं की सार्वजनिक सराहना और सरकारी समर्थन दिया जा रहा है, उससे ये थीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गई है। इस थीम के बाद कुछ रक्षा कंपनियों के शेयरों में हमने तेज़ी आती हुई देखी है। हालांकि अगर एक आधा सेशंस की हम बात करें, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें कुछ काउंटर्स में देखने को मिली है, काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक है, लेकिन मोटा मोटा ये थीम अच्छा खासा रनअप अब जो है दिखा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अगर इस थीम को आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है तो वो कैसे दिया जाए। क्या इस तरह के फंड्स को देखा जाए जहां पर आपको इस थीम के स्टॉक्स या इन कंपनियों के स्टॉक्स मौजूदा मिले। सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स भी हैं। डिफेंस ETFs जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या उनको अपने पोर्टफोलियो में आपको जगह दे देनी चाहिए। इन्हीं सब पर हम सवाल जवाब करेंगे। आदित्य अग्रवाल जो कि co-founder हैं wealthy.in के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। 17% तक की बढ़त आदित्य हमने डिफेंस ETFs में देखी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अक्सर निवेशक जो हैं रिटर्न के पीछे भागते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन एज अ थीम भी डिफेंस हमें बहुत ज़्यादा तूल पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी, सरकार की मंशा के लिहाज से भी आदित्य ये थीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब हो गई है। सवाल यहाँ पर ये है कि अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए सही तरीका क्या होना चाहिए निवेश का। क्या अलग से पोर्टफोलियो में इसको डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से जगह दें, म्यूचुअल फंड्स के जरिए जगह दें या डायरेक्ट स्टॉक्स के जरिए जगह दें। नहीं, थैंक यू कविता। आपने बिल्कुल सही बोला कि डिफेंस जो एज अ थीम है वो एक्चुअली हमारी जो गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया पुश है उसके साथ एकदम अच्छे से अलाइन कर रही है। और ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने इंडिजिनस वेपन्स का इस्तेमाल देखा तो उससे एकदम इंटरेस्ट और राइज हो गया कि ये शायद लोगों को ये लग रहा है कि अब एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इंडिया के प्रोडक्ट्स का बढ़ गया है। तो आई थिंक दो तीन चीजें हैं कि इन डिफेंस एज अ सेक्टर लॉन्ग टर्म में, जैसा आपने बोला, सेक्टर है जहाँ पे काफी रिटर्न्स बनाने की अभी भी पॉसिबिलिटी है। सिंपली बिकॉज अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में भी जो इंडिया का डिफेंस बजट है वो लगभग 3 गुना हो गया। एंड आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो सरकार ने ये भी किया है कि डिफेंस में जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट पार्ट है डिफेंस का, जो कि लगभग 1 सवा लाख करोड़ है, उसमें 75% डोमेस्टिकली उसको आपको फुलफिल करना है ऑर्डर को। तो ये जो सारी चीजें हैं ये डेफिनेटली डिफेंस सेक्टर को ऑर्डर की दशा से काफी सपोर्ट दे रही है। और अगर आप अगले 10 साल के आउटलुक से देखें तो डेफिनेटली ये एक थीम है जो आप एक एज एन इन्वेस्टर आप इस थीम को अगले 10 साल के हिसाब से या 5 साल या 7 साल के हिसाब से डेफिनेटली राइड कर सकते हैं। उसमें कोई डाउट नहीं है। और जहां तक इंस्ट्रूमेंट्स का सवाल है, इंस्ट्रूमेंट्स जैसा आपने बोला, 3 तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट्स को सोच सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स में पर्सनली, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक बिजी सेवर हैं और अपनी रेगुलर अपनी जॉब में बिजी हैं या काम में बिजी हैं तो डे टू डे मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर किस स्टॉक में किस समय निकलना है, कब बेचना है, वो थोड़ा कहते हैं ना, उसे ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला काम हो जाता है। तो मेरी तो पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा से यही रही और एडवाइस भी यही रही है कि या तो आप ETF का रास्ता चूज करें या फिर आप ट्रस्टेड प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड का रास्ता चूज करें। म्यूचुअल फंड में जैसा कि हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा अच्छा फायदा ये होता है कि आपके पास सब तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, SIP, STP, SWP और डाइवर्सिफिकेशन फंड मैनेजर। तो वो सब चीजें जो है वो डेफिनेटली मेरी पर्सनल प्रेफरेंस तो एज अ म्यूचुअल फंड ही रहेगी। क्या अभी सही टाइम है लमसम में घुसने का या नहीं, ये हम डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली डिफेंस एक थीम है जो जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड एक सही तरीका होगा उसको पार्टिसिपेट करने का फॉर मेजोरिटी इन्वेस्टर्स। चलिए, और नज़रिया आपको थोड़ा सा लंबा यहाँ पर रखने की ज़रूरत है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी यहाँ पर गेन किया है। हालांकि पिछले कुछ महीनों से हम देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन एटलीस्ट एमफी की रिपोर्ट में थोड़े से कम होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक लंबी अवधि के लिहाज से अगर मुझे डिफेंस काउंटर्स को समझना हो, कंसिडर करना हो, और अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करूं, ETFs को आप कर सकते हैं जो मेरे ख्याल से आपके लिए एक सस्ता विकल्प हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे बाजार में ETFs जिनके ज़रिए आप निवेश भी कर सकते हैं। फंड्स ले या ETF ले,
फंड्स में भी स्पेसिफिक सेक्टोरल फंड्स लें, या अगर आप कोई लार्ज कैप भी उठाएंगे आज की तारीख में आदित्य, तो उसमें भी आपको डिफेंस का एक्सपोजर मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज जैसे कि आप और मैं चर्चा कर रहे हैं इस थीम की जो कि लंबा चलने वाली है, आई एम श्योर फंड मैनेजर्स के रडार पे तो ऑलरेडी ये पहले से ही होंगे, तो वहाँ भी आपको इसका एक्सपोजर मिल जाएगा, है कि नहीं? तो अब कैसे ये भी इंश्योर करें कि आप इस थीम को ओवर प्ले ना कर दें, ओवर डाइवर्सिफाइड भी ना हो जाएं फिर? में जो आप बेसिक रूल एक फॉलो कर सकते हैं कि 5 से 7% अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन आप थीमेटिक में, उससे ज्यादा कभी भी एलोकेशन ना रखें, क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि थीम्स चेंज होती रहती हैं, जबकि जहाँ की डेफिनेटली डिफेंस डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म थीम है, बट बाकी अगर आप सेक्टर्स में देखें तो थीम्स चेंज होती रहती हैं। कभी एफएसआई का टाइम होता है, कभी आईटी का टाइम होता है, तो थीम्स आर साइक्लिकल्स इन दैट नेचर। बट ये जो थीम है ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म थीम है, और इसमें पार्टिसिपेट करने का जो तरीका है, वो पार्टिसिपेट करने के तरीके में आप 5 से 7% अगर एलोकेशन देते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको ओवरलैप की भी इतनी चिंता नहीं होगी, बिकॉज आपके अंदर सेक्टोरल एलोकेशन है 5 से, बिकॉज अल्टीमेटली आप सेक्टोरल इसलिए ले रहे हैं कि ताकि आपके पोर्टफोलियो को ओवरऑल 1 से 1.5% का अल्फा मिल जाए। सपोज अगर आपकी बाकी पोर्टफोलियो 12% से ग्रो कर रही है, मान लीजिए सेक्टर आपकी 16% से ग्रो कर गई, तो 16% इंटू 10% आपको 1.5% का लगभग एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल जाएगा अपने पोर्टफोलियो पे। इसलिए आप 10% से ज्यादा तो किसी भी हालत में आपको अपना थीमेटिक पोर्टफोलियो नहीं रखना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही एक्टिव इन्वेस्टर हैं, जो मेरी राय में 1% लोग भी नहीं होते। 99% लोग अपने रेगुलर काम और रेगुलर चीजों में बिजी रहते हैं, तो 99% लोगों के लिए 10% से ज्यादा सेक्टोरल एलोकेशन तो कभी भी किसी टाइम पे रेकमेंडेड नहीं। सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन की बात करते हैं तो वो बहुत न्यूज़ हैवी होता है, न्यूज़ स्पेसिफिक होता है। अब ऐसे में रिस्क भी उसी के मुताबिक इन्वॉल्व भी होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप एक सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन ले रहे हैं तो आपको न्यूज़ फ्लो इसका ट्रैक करना होगा। डेवलपिंग स्टोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, वो आपको ट्रैक करनी होंगी। आप ईटी 9 स्वदेश को लगातार दे सकते हैं सारी खबरों के लिए। उसके अलावा आदित्य, मुझे ये बताइए कि रिस्क भी तो इन्वॉल्व है, वो रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? एक्चुअली रिस्क आप आज ही देखिए, आज जो ईटीएफ्स हैं सबसे आज पॉपुलर, वो हाँ 2.5% बिल्कुल, आज डाउन है। एब्सोल्युटली। आज तो तो स्टॉक्स में भी हमने काफी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है तमाम करेक्ट काउंटर्स में, करेक्ट। बिल्कुल। तो हाँ, इसीलिए अगर आप अपना एलोकेशन को 10% लिमिट करेंगे, तो मान लीजिए अगर आप एचडीएफसी डिफेंस फंड में इन्वेस्टेड थे, और मान लीजिए आपने अच्छी उसकी ग्रोथ भी राइड करी है और आप बुलिश हैं लॉन्ग टर्म के लिए, बट आप देखेंगे कि एचडीएफसी डिफेंस फंड अपने पीक से लगभग 30% गिरा नैव में। तो अगर आपका 10% एलोकेशन होता, तो आप सिर्फ 3% डाउनफॉल देखते अपने पोर्टफोलियो में, राइट? और आपकी कोशिश ये है कि आप ओवर लॉन्ग टर्म 1.5% एक्स्ट्रा जनरेट करके लें अपने पोर्टफोलियो में। तो ओवरऑल वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझ में आता है एज एन इन्वेस्टर। तो इसीलिए आप जो इसका एलोकेशन है, वो अगर आप इसको एक ट्रेडर की तरह लेंगे और सोचेंगे कि मैं अपना 100% पैसा जब कोई थीम चल रही है उसमें डाल दूं, तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट अगर आप इसको एलोकेशन की तरह लें कि एसेट एलोकेशन क्या है मेरा, और मैं इक्विटी में से जो मेरा एलोकेशन है उसमें से 10% मैं थीमेटिक स्कीम को दूंगा, क्योंकि मैं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो वहां पे आप रिस्क को ढंग से मैनेज कर सकते हैं। और उसमें आप साइकिल्स में फिर अलग अलग थीम्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डिफेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी, मान लीजिए डिफेंस में अच्छी ग्रोथ आ जाती है, तो उस ग्रोथ को आप पेयर डाउन करके जो और साइकिल अभी पॉपुलर है उसमें आप आधा पैसा निवेश कर सकते हैं। इसलिए 10% का जो रूल है, पर्सनली अगर आप डेटा भी रन करेंगे, 10% के रूल में आप जो राइट काइंड ऑफ अल्फा भी जनरेट कर पाएंगे, और रिस्क भी जो है अपनी डाउन साइड जो है वो लिमिट कर पाएंगे अपने पोर्टफोलियो में। राइट। चलिए, तो फिलहाल 10% तक का एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं, ईटीएफ्स का जरिया आप अपना सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा सेक्टोरल एलोकेशन है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ आदित्य, आपने समय दिया और इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। थैंक यू कविता। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन इस कार्यक्रम में आप ये नहीं भूलेंगे कि हम आपके सवालों के जवाब भी देते हैं, आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं। तो इसीलिए अपने सवाल भेजने हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए 9619873567 पर, और यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। नमस्कार।